हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें जो आपकी एनसीईआरटी 6, 7, 8 है उसकी क्लासेस कंटिन्यू हैं। और आज हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हम क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023 के क्वेश्चंस रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं सीटेट में, एसएसटी के पार्ट में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन, इसीलिए हमने क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल कर दिया है, दोनों भाषा में कर दिया है। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी कीजिए, तो हमने बाइलिंगुअल कर दिया। ओके, तो अभी आपको समझने में आसानी रहेगी। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन रहेगा, उसका डिटेल जो रहेगा वह भी एक्सप्लेन भी दे देंगे, समझा देंगे आपको बेहतर तरीके से। और चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, कुषाणों ने, ये आपने पढ़ा हुआ है, जो हमने उसमें पढ़ाया था, अभी जो एनसीईआरटी करा रहे हैं उसमें पढ़ा है आपने। कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो कुषाण थे, इन्होंने एक तो पेशावर और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था मथुरा। ठीक है, यानी कि पेशावर और मथुरा, ये दो ऐसी जगह हैं, यहाँ से ये दो ऐसे शक्तिशाली केंद्र थे जहाँ से इन्होंने शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह राइट रहेगा। कुषाणों ने पेशावर और मथुरा जो है इन शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। और इसके बारे में अगर और जानना चाहें तो जो कुषाण हैं ये चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण कौन थे? ये चीन की एक जाति है जिसका नाम है यूची। ठीक है, ये उसका एक पार्ट, यानी कि उसकी एक शाखा थे। और अगर आपसे बात करें कुषाण वंश की स्थापना, तो कुषाण वंश की जो स्थापना है वो ध्यान रखिएगा कुजुल कड़फिसेस ने की है। किसने? कुजुल कड़फिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की है। वहीं पे कुषाण जो शासक रहे हैं उनमें विमकडफिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अगर आपसे पूछ ले कि कुषाण शासकों में किसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, तो वह था विमकडफिसेस, जो कि कुषाण शासक था। इसी ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। और ये जो आपका वंश है कुषाण वंश, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वह कनिष्क माना जाता है। ठीक है, और ये सम्राट जो कनिष्क था, इसने पाकिस्तान के आधुनिक जो पेशावर है प्रेजेंट में, उसको अपनी पहली राजधानी बनाया था। कौन? कनिष्क। ठीक है, जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता था। ठीक है, तो यह है कुषाण वंश के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन इस निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं? कंधार, मॉस्की, टोपरा या फिर कालसी? आइए क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ ये पूछा गया है आपके उसमें एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो क्लास 6 की हिस्ट्री है, उसका जो चैप्टर 1 है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसको हमने बहुत विधिवत तरीके से हाईलाइट करके पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है। और इन क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पूरी बनी है, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने है ये, जिस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि, तो इसमें कह रहा है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में क्या था? कंधार, मास्की, टोपरा और कालसी। तो ये कंधार नाम के स्थान पर जो है कि प्राप्त हुआ है। कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, इसके बारे में और भी आगे दिया गया है। और ठीक है, ये जो अभिलेख है इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामाइक नाम की दो भिन्न लिपियों में, यानी कि दो भिन्न लिपियों और दो अलग अलग प्रकार की भाषाओं में इसको लिखा गया है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन हमारा कह रहा था ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया है, तो ये जो है कि अरामाइक और यूनानी दो भिन्न लिपियां हैं, अलग अलग लिपि हैं, अलग अलग भाषाएं हैं जिनमें यह अभिलेख हमको मिला है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो आंसर है वह कांधार जो है वह राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको बताते चलें कि जो अशोक है इसको देवानाम प्रिय, क्या? अशोक को देवानाम प्रिय और देवानाम प्रिय दशी उपाधियों से भी संबोधित किया जा चुका है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, गोंड राज्य गढ़कंटका, इसके बारे में हमने आपको खूब समझाया है, खूब पढ़ाया है। ठीक है, गोंड राज्य गढ़कंटका में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। कहाँ इसका उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है?
तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा गया है। और ये जो है ये क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 है। ये हिस्ट्री जो क्लास 7th की उसमें चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन पूछा गया है। जो गोंड लोग हैं ये गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे और ये स्थानांतरी कृषि क्या करते थे। स्थानांतरी का मतलब होता है जगह बदल बदल करके ये खेती करते थे, ठीक है। और अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात करें, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है गोंड राज गढ़कंटगा में जो है कितने, गढ़कंटगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। तो इसका उल्लेख कहाँ है? इसका उल्लेख अकबर के शासनकाल का एक इतिहास है अकबरनामा, उसमें इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अकबर ने जो अकबरनामा लिखवाया था, ठीक है, जिसमें अकबर के बारे में उसका वर्णन है, तो उसी में जो है गढ़कंटगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, इसका भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा अकबरनामा राइट हो जाएगा। और थोड़ा इसके बारे में अगर आगे बढ़ना चाहें हम तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, गढ़कंटगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी और उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह भी किया था, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे देखिएगा गढ़कंटगा जो है ये एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। कौन? गढ़कंटगा। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में जो है कि काफ़ी धन कमाया। और जब मुगलों ने गोंडों को हराया था तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी भी बहुत अधिक संख्या में वो हथिया ले गए थे, ठीक है। तो गढ़कंटगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य जो था वो कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली जो बुंदेल और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष भी असफल रहे, ठीक है। तो ये गोंड राज्य के बारे में हमने समझा। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 70,000 गांव थे, किसमें उल्लेख है इसका? तो अकबरनामा में, ठीक है। किसमें उल्लेख है? अकबरनामा में इसका उल्लेख है, ओके। ये जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। 6, 7, 8 के एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि आप एसएसटी का पोर्शन जो है सीटेट में वो क्रैक कर पाएंगे। अकबरनामा राइट आंसर हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? वह कौन सा संगठन था? तो वो जो संगठन था हमारा वह था सत्यशोधक समाज संगठन। क्या था प्यारे दोस्तों? वह था हमारा सत्यशोधक समाज संगठन। इसने क्या किया था? इसने जो है जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया था, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सत्यशोधक समाज नाम का ये जो संगठन था इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, ओके। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 6 फरवरी 2023 के पेपर में, ठीक है। तो सत्यशोधक नामक ये जो समाज नाम की जो संगठन है इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी और इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को फ्री करना, यानी कि विमुक्त करना, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने इसी समय यानी कि 1873 में ही गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। आपसे पूछ लेगा गुलामगिरी नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है या ये कब पुस्तक लिखी गई? तो ये 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सत्यशोधक समाज था वो राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक दादा भाई नौरोजी थे प्यारे दोस्तों। कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो थे वो इस पुस्तक के लेखक थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भारत के अनौपचारिक राजदूत कौन है या किनको जो है इस नाम से जाना जाता है? तो वह है दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। यह एक भारतीय राजनीतिक नेता, व्यापारी और विद्वान लेखक भी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। यहां तक बात खत्म होती है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? किन किन देशों के? तो इसमें ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हम NAM भी कहते हैं बिकॉज नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम है इसका, ठीक है।
तो इसकी जो स्थापना है वो औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी और इसमें जो है टोटल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से हमारा भारत भी आता है, युगोस्लाविया है, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र। ये वो देश हैं, इन सभी देशों के जो राजनेता थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा हुआ करते थे और टोटल अगर पूछ ले तो 25 देशों के प्रतिनिधियों ने जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हिस्सा लिया था। ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाएगा और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कक्षा 6 की जो जियोग्राफी है, जो भूगोल है, उसका चैप्टर फर्स्ट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है? 6, 7, 8 की किताब से। ठीक है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले होते हैं। हमारा ऑप्शन में है जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस। ठीक है, तो इसमें बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती हैं और पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा भी जा सकता है। आसानी से इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये क्लास हमने कराई थी, पहली ही क्लास होगी आपकी ज्योग्राफी की। ऑप्शन इसमें हमारा क्या राइट हो जाएगा? आपका जुपिटर है और आपका इसमें क्या कहते हैं, शनि है, यूरेनस है, यानी कि ऑप्शन आपका ए, बी, सी जो है वह राइट हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इसमें हम बात करें तो ये जो बृहस्पति है हमारा, बृहस्पति क्या है? ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और जो है कि अगर हम शनि की बात करें तो इस ग्रह के चारों वलय भी पाए जाते हैं जिनकी संख्या 7 होती है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। जो टाइटन है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी बात यूरेनस की कर लें, ठीक है, किसकी? यूरेनस यानी कि अरुण की बात करें तो इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। इसके भी चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ठीक है, और ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि जो अन्य ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा यूरेनस को लेकर के। इतनी बात क्लियर हुई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन प्रभावित करता है? कौन सी ऐसी चीज है जो दिन और रात करती है तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है? यह है आपका कक्षा 6 का जो चैप्टर नंबर 3 है ज्योग्राफी का, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन आपका 6 फरवरी 2023 का है और इसमें देखिए 2 चीजें होती हैं, ध्यान दीजिए। कितनी? 2 चीजें होती हैं। एक होता है आपका घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। यदि आप घूर्णन और परिक्रमण को समझ लेते हैं देन आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। घूर्णन क्या होता है? देखिए, पृथ्वी की जो गति है वो 2 प्रकार की होती है प्यारे दोस्तों, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं और जब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की जो गति होती है उसको हम परिक्रमण कहते हैं। और पृथ्वी का ये जो घूर्णन है, परिक्रमण है, यही दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन करता है। उसमें क्या करता है? ये अंतर लाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए घूर्णन का जो समय काल है उसको पृथ्वी दिन भी कहते हैं और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर सीधा सीधा मैं आपको आंसर दिखाना चाहूँ तो वो आंसर आपका यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। कहाँ पे? ये रहा, देखिए, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये जो आपकी नई एनसीईआरटी है वहाँ पे सारे आंसर इनके दिए गए हैं। हर क्वेश्चन का आंसर आपको एनसीईआरटी 6, 7, 8 में मिल जाएगा। अगर आपने डीपली पढ़ी है, यदि आपने हमारी सारी क्लासेस देखी हैं या आपने खुद पढ़ा है, आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? डियर फ्रेंड, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं इनमें क्या होता है कि मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे? मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा।
अंडमान और निकोबार, ये क्या है? अंडमान निकोबार जो है ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और ये कई छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर के बना है। अगर आपकी पूछ ले राजधानी तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विंड्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें पवनों के बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको पढ़ना है और सही ऑप्शन को चूज करना है। मानसूनी पवनें मौसमी पवनों के उदाहरण हैं, बात तो ठीक लग रही है। वहीं पे मानसूनी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, जी नहीं, बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो मौसमी पवनें होती हैं ये वो पवनें होती हैं जिनकी जो बहने की जो दिशा है वो समय और मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। मौसमी पवनें क्या होती हैं? इनकी जो बहने की दिशा है, इनकी जो प्रवाहित होने की जो दिशा है वो क्या होती है? समय के हिसाब से और मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती है, निश्चित नहीं रहती, इसलिए ये ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है। दूसरा है स्थल और समुद्री समीर स्थायी पवनें के उदाहरण है, ना जी, गलत बात है। स्थल और ये जो समुद्री समीर होती है ये मौसमी पवनों के उदाहरण है, स्थायी पवनों के उदाहरण नहीं है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमारा राइट है, वो है फर्स्ट वन। जो मौसमी पवनें होती हैं, जो मानसूनी पवनें होती हैं, ये मौसमी पवनों का उदाहरण होती हैं। ठीक है, ये मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से इनका जो प्रवाहित होने की जो दिशा है वो बदलती रहती है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हमने विधिवत तरीके से आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन को समझाया हुआ है कि क्वेश्चन को अगर हम डिटेल में दिखाएंगे समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शाहतूश के लिए किया जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, ये जो तिब्बती एंटीलोप होता है ये इट इज लाइट इन वेट, यानी कि वजन में एक तो हल्का होता है, इसलिए जो है इसका जो ऊन होता है जिसको शाहतूश कहते हैं उसके लिए इसका शिकार किया जाता है, इसको मार दिया जाता है, फिर इसका जो ऊन होता है वो निकाल लिया जाता है। दूसरी बात, ये गर्म बहुत होता है इसलिए इसका शिकार किया जाता है। ये जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता तो क्या सबको मार दोगे? ये तो बात ठीक नहीं है ना। तो इसमें ऑप्शन हमारे दो ही सही हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाते हैं। ठीक है। और ये जो इसका शाहतूश होता है, ये शाहतूश शॉल जो होती है ये पारंपरिक रूप से भारत में शादी पर क्या होता है कि तोहफे के रूप में दिए जाते हैं। और आपको बता दें, एक शॉल बनाने के लिए कम से कम 3 से 5 तिब्बती एंटीलोप का अंडरफर प्रयोग होता है, तब जाकर के एक शॉल बनती है। 3 से 5 तिब्बती एंटीलोप मारे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है और क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन इज निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां पास्ट में, अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। वो कौन से क्षेत्र हैं? पंजाब और तमिलनाडु है, केरल लद्दाख है, असम हरियाणा है, या फिर गुजरात और तेलंगाना। ये भी क्वेश्चन हमने आपको कहाँ पढ़ाया था? ध्यान कीजिए, पॉलिटी में ये क्वेश्चन हमें मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पॉलिटी में मिलेगा, कक्षा 6 की पॉलिटी में। देखिए यहाँ पे मिलेगा हमें आंसर, ये पॉलिटी है कक्षा 6 की और चैप्टर फर्स्ट है आपका। ठीक है, ये इसमें देखिएगा, इसको अगर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे एक तो हमारा हो जाएगा लद्दाख और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा इसके जस्ट यहाँ पे नीचे हमने आपको समझाया था केरल के बारे में। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे केरल में। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपकी चीज़ों आप जो है रिमाइंड कर पाएंगे चीज़ों को। देखिए, लद्दाख जो है ये जम्मू और कश्मीर के पूरब में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख कहाँ है? जम्मू और कश्मीर के पूरब में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। और यहाँ के लोग जो होते हैं वो एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, और कश्मीर में ही पश्मीना सालें भी बुनी जाती है और ये जो ऊन होता है वो बहुत कीमती होता है, इसकी जो शॉल होती है वो भी बड़ी महंगी होती है। ठीक है, और अगर बात करें तो लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया। क्या जो लद्दाख था ये व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तिब्बत नाम दिया गया है। और पॉइंट नोट कीजिए सर, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसके रास्ते? लद्दाख के रास्ते जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं।
करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था, ठीक है। और अब जो है यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में मुसलमान भी रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह भी है। यहीं से क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, ठीक है। 21 जनवरी 2024 में क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था और उसमें SST में आप PYQ देखिएगा। और तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा वो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे पढ़िए, केरल के बारे में थोड़ा पढ़िए। देखिए केरल जो है भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है, ओके। और इन पहाड़ियों पर अनेक प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची ये सब उगाए जाते हैं। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। कौन सबसे पहले कौन आए थे? अरबी और यहूदी जो व्यापारी थे वही केरल आए थे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस को, ओके। और दूसरी बात, इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत हुआ करती थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिए। यहीं से क्वेश्चन एक और पूछा गया है, ये वाला चीन वाला, ठीक है। चीन वाला क्या है समझिए इसको। दूसरी बात, वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जान लिया था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे डियर फ्रेंड, चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है चीन वाला को लेकर के। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, उन्हें चीना वला कहते हैं, ठीक है। यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि जो है यहाँ पे जो अतीत में जो अरबी और चीन आए थे उनके जो उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव क्या हैं, तो वही तो सांस्कृतिक प्रभाव ये भी है कि वो चीनी आए थे यहाँ पे, मछली पकड़ते थे जिस जाल से, उन्हीं के जाल जैसा आज के लोग जाल बनाते हैं जिसको चीना वला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं, ओके। इसमें जो चीन शब्द है इस बात की ओर इशारा करता है कि उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, डेफिनेटली चीन में हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। अब आप सोचो कि 6, 7, 8 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ, ओके। तो यहाँ पे जो वो क्षेत्र हैं केरल और लद्दाख, ठीक है, जहाँ पास्ट में जो अरबी और चीन के व्यापारी आए थे उन्होंने अपने सांस्कृतिक प्रभाव यहाँ पे छोड़े हैं और लोगों ने इसको अपनाया भी है। केरल और लद्दाख वो जगह है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश के द्वारा होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय ऑल द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। और आपको बताते चले कि भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। चुनाव का जो आयोजन है वो भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसका जिक्र अनुच्छेद 54 में है और राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसका जिक्र अनुच्छेद 55 में किया गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण के लिए लैंगिक समानता की ओर एक कदम है। तो इसमें क्या कहा गया है, ये जो अधिनियम है ये बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। क्या करता है, ये बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। पहले क्या था, कुछ राज्यों में था लेकिन सभी राज्यों में नहीं था कि जो मान लीजिए पिता की जो जायदाद होती थी उस पर सिर्फ जो है कि पुत्र का हक होता था, चाहे वो 4 हो या 5 हो, बेटियों का उस पर कोई हक नहीं होता था। लेकिन अभी यह है कि पिता की जितनी भी जमीन होगी, जायदाद होगी, वो सभी बच्चों में बराबर बटेगी, चाहे बेटियां हो या बेटे हों, ठीक है। 2 बेटे हों, 3 बेटियां हों तो 5 बच्चों में वो जमीन बराबर बराबर जाएगी, ऐसा ये नियम है, ठीक है। यानी कि
संपत्ति जो है वो बराबर बराबर बटेगी सभी बच्चों में। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय डैश के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका 6 फरवरी 2023 में पूछा गया है। किस दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं? तो यहाँ पे जिस दिन हमारा जो है संविधान लागू हुआ था वह तारीख थी, कौन सी तारीख थी प्यारे दोस्तों? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, ठीक है। जिस दिन क्या था, जो इस दिन क्या था कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था और तभी से हम लोग 26 जनवरी के दिन हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान लागू होने का जो गणतंत्र दिवस है उसको हम 26 जनवरी को मनाते हैं। इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? ऐसा कौन सा शब्द है? वह स्थान जहाँ पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता था, या फिर वो स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों? बिल्कुल डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पूरा स्थल का मतलब होता है वो स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, यानी कि जो चीज़ें पहले सड़ गई, गल गई, अब उनकी कुछ चीज़ें, बची हुई चीज़ें हमको जहाँ से मिलती हैं उसे हम अवशेष कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और क्वेश्चन कहता है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलिए समझिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका 3 फरवरी 2023 को पूछा गया है। कब पूछा गया है? 3 फरवरी 2023 का प्रश्न है। प्रश्न कहता है, एक तो है हमारा स्टेटमेंट, दूसरा है उसका कारण। ओके, ये क्वेश्चंस होते बहुत सरल हैं, लेकिन बस फ़र्क ये है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो, वहीं से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। आखेटक और खाद्य संग्राहक, यानी कि शिकारी और जो है कि भोजन को संग्रह करने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे, यानी कि घूमते रहते थे। जो शिकारी हुआ करते थे, खाद्य संग्राहक लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। क्या दोनों बातें सही हैं? कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों, क्या था कि जो शिकारी लोग हुआ करते थे, जो खाद्य संग्राहक होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर इसलिए घूमते थे क्योंकि अगर वो एक ही जगह पर टिके रहेंगे तो जो वो जानवर खाते हैं वो जानवर आसपास के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बात सही है, आसपास के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात है, जो फल खाते हैं फल खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। वहाँ पे मान लीजिए अगर पानी है तो अगर वो ज़्यादा समय तक रह रहे हैं तो पानी यूज़ करेंगे, हो सकता है पानी भी खत्म हो जाए। तो ये जो कारण है ये इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। ए की जो आर है वो सही व्याख्या, आर जो है ये सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि जो आखेटक हैं, खाद्य संग्राहक हैं, एक समय पर ज़्यादा दिन तक रुके रहेंगे तो पौधों को, जानवरों को, इस प्रकार के जो संसाधन है ये उनको खत्म कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डीप में समझिए। यहाँ पे जो कारण है इसका ये चेंज करके आपसे पूछ सकते हैं, कोई और भी कारण दे सकते हैं, हो सकता है कथन यही रहे। क्या कारण दे सकते हैं देखिएगा। पहला कारण ये दे सकते हैं कि अगर ये आखेटक, शिकारी, खाद्य संग्राहक अगर एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खा करके उनको समाप्त कर देंगे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। भाई डेफिनेटली ये समाप्त कर देते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है, जानवर अपने शिकार, चारा आदि के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ये लोग क्या करते थे, अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पर चारा के लिए या अन्य काम के लिए ले जाते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों से फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। मान लीजिए जो फल यहाँ पे जो पेड़ हैं उसमें इस मौसम में आए हैं, अब यहाँ खत्म हो गए, अब यहाँ जो फल लगेंगे वो 6 महीने बाद लगेंगे, 1 साल बाद लगेंगे, तब तक वो लोग क्या खाएंगे, तो ऐसी जगह पर चले जाते थे जहाँ पर फल अब आ रहे हों, ठीक है। अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अकॉर्डिंग अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। चौथा कारण ये आपसे पूछ सकता है, चौथा कारण इनका पानी हो सकता है। कुछ नदियों, झीलों, झरनों का पानी कभी नहीं सूखता।
कुछ का सूख जाता है। सूखने वाली नदियों झीलों के किनारे रहने वाले लोगों को पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये वो सारे कारण इनके हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन बदल करके पूछ सकता है यहाँ पे, हालांकि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाता है। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजाओं की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित हैं। ये जो यहाँ पे निर्देश दिया गया है वो कताई और बुनाई से संबंधित एक निर्देश दिया गया है। तो ये किस ग्रंथ में इसका वर्णन देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों, इसका जो वर्णन है वो हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें? अर्थशास्त्र में। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है भैया बताओ जरा, तो आप क्या बताएंगे? क्या आप बता पाएंगे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सर बिल्कुल बता पाएंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है। चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र के कौन है? लेखक है। अगर आपसे पूछ ले कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त। मैं लिख के बता देता हूँ, विशाखा दत्त जो हैं ये लेखक हैं किसके? मुद्रा राक्षस के। राज तरंगिणी के लेखक कौन है सर? राज तरंगिणी के लेखक कल्लाहण है। ठीक है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कल्लाहण। ध्यान दीजिए, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं, राज तरंगिणी के लेखक कल्लाहण हैं, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। बचा हमारा कुमार संभवम। नोट कर लीजिए, कुमार संभवम के जो लेखक हैं वो कालिदास हैं। कौन है? कालिदास कुमार संभवम के लेखक हैं। ऑप्शन क्लियर हो गया। और ये जो निर्देश दिया गया है वो अर्थशास्त्र में दिया गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, एक तरफ कॉलम दिया गया है, दूसरी तरफ कॉलम बी दिया गया है, हमको यहाँ पे मिलान करना है। कैसे मिलान करेंगे? देखिए, राजा राममोहन राय ये संस्थापक हैं, दूसरी तरफ एक संस्था है। राजा राममोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्मो सभा जो है संस्था के संस्थापक हैं या इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में। नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्मो सभा की स्थापना 1828 में की थी। बात क्लियर? ए को 4 से मिला दिया हमने, ए को 4 से मिला दिया। दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और इन्होंने 1875 में, कब? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, यानी कि बी हमारा 3 के साथ जाएगा। बी हमारा 3 के साथ जाएगा। अगला है हमारा पॉइंट, ये हो गया यहाँ तक। अगला है पंडिता रमाबाई ने क्या किया है? जो पंडिता रमाबाई हैं इन्होंने विधवा गृह की स्थापना की है। किसकी? विधवा गृह की। तो सी हमारा फर्स्ट के साथ जाएगा। बचा विश्वचंद्र विद्यासागर, इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वो राइट हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे 3 फरवरी 2023 के हैं। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? तो वहाँ था हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसको जाना गया। ठीक है, और ये जो है कि गांधीवादी आंदोलन के बाद सबसे सफल आंदोलन माना गया। ठीक है, इतनी बात करो। इसका उद्देश्य क्या था सर? इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना और भारतीयों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। और आपको बताते चलें कि 1911 में यह आंदोलन समाप्त भी हो गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो डैश पर खड़े होंगे? विषुवत वृत्त पर खड़े होंगे, उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा। ये तो क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है क्योंकि इसको हमने बहुत डीप में समझाया था। आपका कक्षा 6 की जियोग्राफी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये एनसीईआरटी कक्षा 6 का जो जियोग्राफी है उसका चैप्टर 2 है। इसमें बहुत कीमती चीज़ें दी हैं, बहुत कीमती लाइन है इसमें, और ये इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा, अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप डैश कहाँ पर खड़े होंगे? अगर हम 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो जाहिर सी बात है कि हम विषुवत वृत्त पर खड़े होंगे। प्यारे दोस्तों, कहाँ खड़े होंगे? डेफिनेटली अगर हम 0 पर हैं तो विषुवत वृत्त पर
खड़े होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये वो काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के दो बराबर भागों में बांटता है। इसी को विषुवत वृत्त कहा जाता है। जो विषुवत वृत्त है ये जो है क्या करता है, इसको ये इधर दक्षिणी ध्रुव हो गया, इधर उत्तरी ध्रुव हो गया, दो बराबर भागों में इसको जो है बांटने का काम करता है, किसको, पृथ्वी को बांटने का काम करता है। ठीक है, और ये पृथ्वी वहाँ पर स्थित है जहाँ सूर्य की, ये जो विषुवत वृत्त है ये पृथ्वी में वहाँ पर स्थित है जहाँ सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। यानी कि यहाँ पे सूर्य है तो इसकी रेखाएं बिल्कुल सीधी यहाँ पे पड़ेंगी। ठीक है, और ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश होता है। यहाँ पे ऊष्मा बहुत अधिक होती है, गर्मी बहुत अधिक होती है। ये क्या होते हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश होते हैं। यहाँ पे इसकी जो किरणें हैं वो सीधी नहीं बढ़ पाती हैं, यहाँ सर्दी ज़्यादा रहती है। और ये शीत कटिबंध होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे इसकी किरणें बहुत कम जा पाती हैं। ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा है, ये मकर रेखा, उसके बीच में हमारा विषुवत वृत्त होता है। और ये जो विषुवत वृत्त है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। अगर हम यहाँ खड़े होंगे तो विषुवत वृत्त पर खड़े होंगे। उष्ण कटिबंध यहाँ पे ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। इसके बारे में और डीप में हमने आपको बहुत कुछ समझाया है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया, विषुवत वृत्त पर हम खड़े होंगे। कहाँ, विषुवत वृत्त पर हम खड़े होंगे। इतनी बात क्लियर होती, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के कितने क्षेत्र हैं सर? 4। इनमें से 2 वायुमंडल और जैवमंडल हैं, बाकी दोनों कौन से हैं? भाई एक तो आपका देखिए, एक तो हो गया आपका वायुमंडल, दूसरा हो गया जैवमंडल। बाकी 2 कौन है भैया? तो बाकी 2 जो हैं वह आपके, एक तो जलमंडल हो जाएगा, एक स्थलमंडल हो जाएगा, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर भी कहते हैं। ओके भाई, वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, ये क्या हैं? ये 4 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में सही है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में कौन सी बात सही है? देखिए, एक तो बात ये सही है कि इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, वेरी सिंपल। दूसरी बात, इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये जो वृक्ष होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी वृक्ष एक ही समय में पत्तियां गिरा दें, नहीं, ये अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो ऑप्शन एक तो ये सही है, दूसरी बात ये सही है। तो ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो सही है, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पे ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। इस प्रकार ये जो है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत महासागरीय पर ये वन पाए जाते हैं। वेरी गुड, इतनी बात क्लियर होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, द प्रेयरीज आर, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। प्रेयरी क्या है? प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो प्रेयरी है ये सिटेबल प्लेस फॉर कैटल रियरिंग, यानी कि मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है, पशुओं को पालने के लिए उपयुक्त जगह है। प्रेयरी क्या है? प्रेयरी एक घास का मैदान है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 फरवरी 2023 का है। ओके, क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है? कौन सी बात है जो संविधान सभा के बारे में सही नहीं है? तो वो ये बात है कि सभा में केवल पुरुष सदस्य थे। ये बात बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि पूछा ही हमसे गलत है। ओके, तो ये बात यहाँ पे सही नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में वहाँ पे क्या था, महिलाएं भी थी और 15 महिलाएं थी। ये भी ध्यान रखिएगा, कितनी? 15 महिलाएं थी वहाँ पे। ठीक है, महिलाओं की संख्या 15 थी। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब हुई थी सर? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और ये जो है कि नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। और यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की संख्या भी 15 थी। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो प्रियम्बल है सभी नागरिकों को किन 2 प्रकार की समानता सुनिश्चित करती है? तो 2 प्रकार की समानता है। एक है
प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर, यानी कि अपना स्टेटस, अपनी अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति बना के रख सकता है, रखना चाहिए भी उसको, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर नाम के 2 प्रकार की समानता प्रदान करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सही है। यूनियन कार्बाइड आश्चर्यचकित रह गए थे जब त्रासदी हुई। क्या ये बात सही है कि वो सिर्फ आश्चर्यचकित हुई? ये कौन सी बात हो गई? यूनियन कार्बाइड देश छोड़ने से पहले विषैले रसायनों की साफ सफाई की थी। क्या इसके बारे में ये बात सही है? जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवारों से थे। ये बात यहाँ पे सही है कि जो ये त्रासदी हुई थी उसमें सबसे अधिक लोग गरीब लोग मारे गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, यह प्रश्न हमारा 1 फरवरी 2023 को पूछा गया था। देखिए, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि द टर्म प्रथम कुलिक इन द गुप्त पीरियड स्टैंड्स फॉर। प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ यहाँ पे होता है मुख्य शिल्पकार। क्या होता है? मुख्य शिल्पकार, ठीक है, चीफ क्राफ्ट्समैन। ओके, ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब भाई मुख्य न्यायिक अधिकारी है हमारा, तो मुख्य न्यायिक अधिकारी जो है, मुख्य न्यायिक अधिकारी को महादंड नायक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? महादंड नायक कहा जाता है। मुख्य न्यायिक अधिकारी को क्या नाम दिया गया? महादंड नायक, नोट कर लीजिए। और मुख्य व्यापारी को क्या नाम दिया गया सर? मुख्य व्यापारी को सार्थवाह कहा जाता था, सार्थवाह, ठीक है। मुख्य व्यापारी को सार्थवाह कहा जाता था, मुख्य न्यायिक अधिकारी को महादंड नायक कहा जाता था। और मुख्य शिल्पकार कुलिक जो है, प्रथम कुलिक शब्द किसके लिए है? मुख्य शिल्पकार के लिए है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, यानी कि भुर्ज बर्च जो छाल है कहाँ पाई गई, जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई हैं। तो ये जो भुर्ज बर्च की छाल है, बर्च छाल है, ये कश्मीर में पाई गई थी डियर फ्रेंड। कहाँ? कश्मीर में पाई गई, जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थना यानी कि सूत्र लिखी गई हैं, ठीक है। वेरी गुड, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। इनके शिल्पादिकर्म हमने आपको समझाया था, और मणिमेखलाई समझाया था, पेरिया पूर्णम, ये तीनों हमने बहुत अच्छे से समझाया है, उसमें किताब में लिखा हुआ था, है ना, एनसीईआरटी की। तो कौन सी कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? तो वो जो कृति है, वो जो रचना है, वो है पेरिया पूर्णम। कौन सी है? पेरिया पूर्णम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शिल्पादिकर्म की, तो शिल्पादिकर्म को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। शिल्पादिकर्म को, इस महाकाव्य की जो रचना है वो इलांगो आदिगल ने की थी, ठीक है। और अगर हम वैलैयापति की बात करें, वैलैयापति जो है संगमकालीन प्रसिद्ध महाकाव्य है, इसका तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। वहीं पर जो मणिमेखलाई है 30 छंदों का महाकाव्य है, इसके रचनाकार चितलाई चितनार हैं। वेरी गुड। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके, शायद लास्ट नहीं, एक और है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो सूरदास के द्वारा संकलित नहीं है? कौन सी रचना है जो सूरदास की रचना इसमें से नहीं है? तो वो रचना हमारी हो जाएगी साहित्य रचना, ठीक है। साहित्य रचना जो है सूरदास के द्वारा संकलित नहीं है। बाकी चाहे आपकी वो सूरसागर हो, सारावली हो, साहित्य लहरी हो, ये तीनों जो हैं सूरदास के द्वारा संकलित की गई है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। जो सूरदास हैं, सूरदास हिंदी के भक्तिकाल के महान कवि थे, और ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं, हिंदी साहित्य के ये सूर्य माने जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपसे कहना चाहेंगे यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो एनसीईआरटी की किताबें हैं जो हम आपको करवा रहे हैं, वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट बनी, वहाँ से उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप डेफिनेटली सीटेट क्रैक कर पाएंगे। किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेलार कहा जाता था? तो वो तमिल रीजन है, तमिल क्षेत्र है, जहाँ पे भूस्वामियों को वेलार नाम दिया गया। आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।